हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन वर्मा। एजू सेट टेलीकास्ट में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं +1 क्लास की फर्स्ट यूनिट का 4th सेशन लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क एरिया पर, यानी कि किसी भी कार्य क्षेत्र में जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें सेफ्टी होना जरूरी है। किसी भी कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों तथा ग्राहकों की सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। ब्यूटी थेरेपिस्ट को विभिन्न प्रकार के टूल्स, इक्विपमेंट्स और जो केमिकल हम यूज करते हैं उसका जो कार्य करना पड़ता है, उसके लिए उसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है और उसका रख रखाव भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। जब हम इस फील्ड में कोई काम करते हैं और कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। इन जो प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो है जैसे आग लग जाती है या कुछ केमिकल्स वगैरह की कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी। किसी भी सैलून को चलाने के लिए उसमें सुरक्षा के कड़े नियम होने चाहिए। जैसे कार्य क्षेत्र पर संभावित खतरों को पहचान एवं उनको रोकने के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए जो कर्मचारी होते हैं उन्हें जो ट्रेनिंग है वो देनी जरूरी है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी के जो नियम होते हैं उनकी जानकारी रखना जरूरी है और उनको फॉलो करना भी जरूरी है। कार्य क्षेत्र पर सफाई और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक केमिकल्स का जहाँ पर प्रयोग होता है उनका भंडारण अच्छी तरह से होना चाहिए, यानी कि उनका रखरखाव अच्छे तरीके से स्टोर में होना चाहिए। विस्फोट एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक केमिकलों का सुरक्षित भंडारण होना चाहिए। विस्फोटक जैसे कोई पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री है या बारूद बनाने वाली है, ऐसा कुछ होता है तो उनका जो भंडारण है वो भी सुरक्षित होना चाहिए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करती हूँ फायर सेफ्टी। जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं, जहां हम काम करते हैं वहां पे पहली बात आती है फायर सेफ्टी की। सैलून में अनेक प्रकार की वस्तुएं होती है, बहुत से ऐसे हम यूज करते हैं जहां पर कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है। आग में सुरक्षित व आग संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। वो कैसे प्रयोग करते हैं उसे कर्मचारियों को भी सीखना जरूरी है, उनको भी आना चाहिए अगर कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो। अब इसमें आग के बहुत से प्रकार होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ तार कहीं पे भिड़ गई है आपस में या कहीं पे हमने कोई माचिस जलाई है या किसी प्रकार का ऐसा कुछ किया है तो उससे आग लग गई। आग बहुत से प्रकार की होती है। जैसे इनके उत्तरदायी कारकों के लिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी और के ये टाइप्स होते हैं। जहां मैं ए की बात करूं वहां पे ए में क्या होता है, फायर क्लास ए फायर के अंदर कि इस प्रकार की आग ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक आदि का जहां प्रयोग होता है वो क्लास ए में आता है।
जहां मैं बी की बात करूं, जहां मैं क्लास बी फायर की बात करती हूँ, इसमें क्या होता है, पेट्रोल, तेल, मोम, पेंट आदि जो होते हैं, ये आग इसमें आती है। इस प्रकार की आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति समाप्त करके बुझाया जाता है। नेक्स्ट है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर जो है, इस प्रकार की आग जो है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से होती है। जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसके कारण ये आग फैलती है। कौन सी? सी। इस प्रकार की आग को विद्युत सप्लाई बंद करके तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से गैस से बुझाया जाता है। अगर हम कहीं पे कोई बोर्ड वाला या बिजली वाला कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जब दो तारें आपस में भिड़ जाती है तो वो आग उत्पन्न होती है, और वो क्लास सी फायर में आती है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मेन स्विच को बंद करना चाहिए। और पहले ध्यान रखें कि कहीं पे आपकी जो आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो, उसकी कोई तार कहीं से कटी तो नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से होती है वो सी क्लास सी फायर होती है। नेक्स्ट टर्न आती है डी की। इस प्रकार की आग में जो धातु होती है, उससे ये आग उत्पन्न होती है। जैसे सोडियम, पोटेशियम जो इस कारण की गैसें होती है, उसके कारण फैलती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम पोटेशियम या सोडियम से जहाँ पे आग लग जाती है, उसके लिए अगर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, आग और भी ज्यादा फैल जाती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए शुष्क पाउडर का उपयोग किया जाता है। शुष्क पाउडर कौन सा? जैसे कि सीमेंट हो गया, रेता जो लेते हैं, मिट्टी हो गया, उसे लेकर जो है आग बुझाई जाती है। फिर आती है क्लास के की बारी। क्लास के फायर में जो रसोई गैस में उत्पन्न गैस जो रसोई घर में गैस होती है, उससे होती है। जैसे हम कई बार घी या तेल लेते हैं, उसके कारण जो आग लगती है, वो फायर के में आती है। ये आग स्प्रे, अग्निशमन द्वारा या रेत द्वारा बुझाई जाती है। अगर कहीं पे सिलेंडर से भी कहीं पे आग लग जाती है, तो हम उसे पानी से नहीं बुझाएंगे, उस पर रेत या कंबल का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो हमें इन बातों का पता होना चाहिए कि कौन सी आग किस फायर में आती है। आग को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की श्रेणियों को आग के लिए भिन्न भिन्न कारक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके लिए 3 होते हैं। ये 3 श्रेणी में आते हैं। कौन से? ऊष्मा, ऑक्सीजन और ईंधन। सभी जो अग्निशमक होते हैं वो किसी एक या एक से अधिक कारक को दूर करके काम करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा वाटर, यानी कि जल तथा फोम आधारित अग्निशामक। जल तथा फोम जो आधारित अग्निशामक होता है, उसमें ऊष्मा अवशोषित करके आग बुझाते हैं। इसका उपयोग क्लास ए में किया जाता है, इसमें किया जाता है।
जो बी की है बात, बी की बात मैं करती हूं। क्लास बी फायर में जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पेट्रोल, डीजल या तेल के कारण जो होती है, उसे आग बुझाने के लिए यदि जल का प्रयोग करते हैं तो आग और फैल जाती है। अगर आप कहीं पे भी लिक्विड में आग कहीं पे लगती है तो उसे पानी से ना बुझाएं। पानी से बुझाने पे आग और फैलेगी। जहां मैं सी की बात करती हूं, क्लास सी फायर के लिए भी जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल विद्युत के कारण है। जल के संपर्क में विद्युत शॉक जो है ज्यादा लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक। कार्बन डाइऑक्साइड आधारित अग्निशामक जो होता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करके उसे ऊष्मा को अवशोषित करके आग बुझाती है। इसका प्रयोग क्लास बी फायर के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। खुले वातावरण में लगी आग के लिए यह प्रभावशाली नहीं है। अगर कहीं पे बंद में कहीं पे आग लगी है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। फिर है ड्राई केमिकल। ड्राई केमिकल के लिए जो है ये ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करके आग बुझाते हैं। इसका उपयोग ए बी सी क्लास फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। ये तीनों के लिए, ए बी और सी तीनों के लिए इसका ड्राई केमिकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वेट केमिकल। वेट केमिकल में के लिए प्रयोग किया जाता है। के लिए क्लास के फायर को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा को जब ये अवशोषित करके तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करके ये कार्य करते हैं। जैसे खाद्य सामग्री होती है, तेल हो गया, घी, वसा आदि के कारण रसोई घर में लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? वेट केमिकल का। नेक्स्ट टर्न आती है हैलोजन बेस फायर एक्सटिंग्विशर्स की। इस एक्सटिंग्विशर्स में क्या है, हैलोजन में कि क्लोरीन तथा कार्बनिक यौगिकों के सहयोग से बनते हैं। जो क्लोरीन और कार्बनिक यानी कि दोनों के योग से बनता है। इसका प्रयोग ए बी सी क्लास को आग बुझाने के लिए किया जाता है। CCI एक हैलोजन जो है आधारिक अग्निशामक होता है। ये अग्निशामक जो ज्वलन क्रिया को बाधित करके उसे आग बुझाते हैं। तो ये था हमारा हैलोजन का। दैट्स क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट एक्शन इन केस ऑफ फायर की, यानी कि आग लगने पर हम सबसे पहले क्या करेंगे। किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। ये ना हो कि हम हड़बड़ाहट करें कि हाय आग लगी, ऐसा न करें। इसमें हमें पेशेंस रखना बेहद जरूरी है।
आग लगने पर यदि कोई विचलित होने की अपेक्षा धैर्य तथा बुद्धिमत्ता से अगर काम लिया जाए तो जान माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जैसे फायर विभाग को तुरंत फोन करें, शांत रहें, घबराएं नहीं और जो मानसिक संतुलन है उसको बनाए रखें। यदि आग गंभीर है तो बचने की कोशिश करें, व्यक्तियों को भी निकालने में भी सहायता करें। अगर कहीं छोटी मोटी आग लगी है तो उसे अपने आप बुझाने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में दरवाजे खिड़कियां खोल दें, दूसरे व्यक्तियों को भी निकालने में सहायता करें। फायर अलार्म को ऑन करें, क्योंकि बड़े बड़े जहाँ पे शॉप्स होती हैं या सैलून्स हैं, इस तरह के अगर कहीं पे हम काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फैक्ट्रीज वगैरह में अलार्म होते हैं कि कहीं पे कोई ट्रेजेडी हुई है तो वहीं पे सायरन की आवाज आ जाती है। वो सायरन सबको अलर्ट कर देता है कि कोई ना कोई ट्रेजेडी हो गई है। यदि उपयुक्त अग्निशामक उपलब्ध है तो तुरंत उसका उपयोग करें। अग्निशामक क्या होता है? जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है। मैं आपको जो पीपीटी है उसमें आपको मैं अच्छी तरह से क्लियर करूंगी कि किस तरह के हमें अगर कोई कहीं ट्रेजेडी हो जाती है तो किस तरह से फायर सेफ्टी हमें करनी चाहिए, किस तरह से इलेक्ट्रिक सेफ्टी करनी चाहिए, किस तरह से हमें केमिकल सेफ्टी करनी चाहिए और कैसे कैसे केमिकल्स जो इस तरह से होते हैं, कैसे जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो मैं सारा आपको पीपीटी में क्लियर करूंगी। अब फर्स्ट एड इन केस ऑफ बर्निंग, पहले थी हमारी फर्स्ट एक्शन इन केस ऑफ फायर था, अब हमारी है फर्स्ट एड इन केस ऑफ बर्निंग की। यदि किसी के कपड़ों पर आग लग जाती है तो कोई कपड़ा या कंबल ओढ़कर फर्श पर लेटा दें। हाय तौबा मत मचाएं। जले हुए अंग को ठंडे पानी में डुबोएं। एम्बुलेंस को फोन करें। यदि त्वचा पर छाले पड़ गए हैं तो कोई फोड़े नहीं। जैसे अगर फफोले बन जाते हैं, कई बार उसे क्या होते हैं, नहीं पता होने के कारण उसे छेड़खानी करते हैं, तो ऐसा न करें। ऊष्मा के प्रभाव को कम करने के लिए कपड़े तथा आभूषण उतार दें। जो ज्वेलरी पहनी होती है या हमें कोई एक्सेसरी यूज की होती है वो रिमूव कर देनी चाहिए। अगर कोई ज्यादा घटना हो जाती है तो एम्बुलेंस के आने तक इंतजार करने तक पेशेंट को खुली हवा में रखें। तो इस तरह से हम इस 3 चीजों से निजात। फिर है रेस्क्यू एंड केयर टू बी टेकन आफ्टर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, यानी कि आग लगने की स्थिति में समय को बचाना चाहिए, साथ ही दूसरे व्यक्तियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तुरंत आपातकालीन खिड़की या दरवाजे की ओर दौड़ें, ऊंची आवाज में बोलकर आसपास के लोगों को सूचित करें, घायल व्यक्ति की सहायता करें। धुएं से बचने के लिए गीला कपड़ा मुंह पर रखें ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे। बिल्डिंग से निकलने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट में न जाएं। नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी। केमिकल सेफ्टी में क्या होता है, जो हम केमिकल यूज करते हैं उसके लिए होता है कि हमको हमें कौन सी सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए।
वर्क पैलेस के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। मैं बात करती हूँ नेक्स्ट केमिकल सेफ्टी की। केमिकल सेफ्टी में क्या है, एक ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग किया जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स यूज होते हैं। इन केमिकल से अधिक समय एक बार संपर्क में आने पर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो ज्वलनशील रसायन भी होते हैं, इन रसायनों का उपयोग करके विशेष सावधानी हमें बरतनी चाहिए। यानी कि कोई भी हम अगर केमिकल लेते हैं तो उसका ढक्कन तुरंत बंद कर देना चाहिए। रासायनिक प्रभाव से बचने के लिए एप्रन और हाथों में दस्ताने का प्रयोग करना चाहिए। गैस युक्त रसायनों के प्रभाव से बचने के लिए नाक पर मास्क लगाना जरूरी है। बहुत सारे रसायनों की बोतलों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। उपयोग करने के बाद बोतल को बंद करके अच्छे से निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए। रसायनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रॉली का उपयोग करना चाहिए। रसायन जो होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट है, उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पे केमिकल ऐसा गिर जाता है फर्श पे तो हमें तुरंत साफ करना चाहिए। फिर है फर्स्ट एड इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। जैसे मैंने बताया इसमें कि विभिन्न प्रकार के रसायनों के साथ काम करने के लिए एम्प्लॉयज को इनके रखरखाव की भी उचित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिनका उपयोग करके दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अब इसके फर्स्ट एड की जहां मैं बात करती हूँ वहां पे है आपातकालीन स्थिति में उच्च अधिकारियों को सूचित करें। बिना उपयुक्त जानकारी के लिए रसायन को प्रभाव को रोकने के लिए उदासीन नहीं करना चाहिए। जिन रसायन से दुर्घटना हुई है उसका नाम आपको नोट करना चाहिए। पीड़ित को किसी भी प्रकार की क्रीम या दवा समय ना दे, डॉक्टरी सलाह पर ही जाना चाहिए। फिर मैं बात करती हूँ पोस्चर लिफ्टिंग एंड केयरिंग की। इसमें क्या होता है, एक ही मुद्रा में अधिक देर तक नहीं खड़ा रहना चाहिए। जैसे हम बिल्कुल झुककर काम करते हैं या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर या इस तरह से कुछ काम करते हैं, उस तरह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। हमें तौर तरीकों से काम करना चाहिए। जैसे हमें कोई नीचे से चीज उठानी है तो थोड़े से घुटने मोड़कर हमें उस चीज को उठाना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट अपनी बॉडी को ऐसे घूम घूम कर लेते हैं तो हमारी कमर में बल आ सकता है। अगर किसी चीज को धक्का लगाना है तो धीरे से शरीर को लूज करके फिर थोड़ा सा धक्का लगाना है। अगर टाइट में हम एकदम से झटका लगा देते हैं तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। जैसे एक ही मुद्रा में अधिक देर तक अगर खड़े रहेंगे, यानी कि एक ही स्थिति में खड़े रहेंगे, तो हमारी टांगों पर ज्यादा प्रेशर आएगा और वो फिर हमारी दर्द करेंगी। अपनी शारीरिक स्थिति को समय समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए। किसी विशेष शारीरिक काम को अधिक देर तक खींचकर नहीं रखना चाहिए। डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। कुर्सी पर बैठकर क्रिया करते हो, काम करते हो, तो कुर्सी की ऊंचाई जो है वो सही होनी चाहिए। कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए। अगर कोई भारी वजन वाला समय को अगर प्रयास करते हो तो वो अपने को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर ज्यादा भारी सामान है तो उसके लिए आपको कोई ट्रॉली वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट टर्न आती है पीपी की। पीपी का मतलब क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सैलून में ब्यूटी थेरेपिस्ट को विभिन्न प्रकार के केमिकल जो यूज करते हैं या ब्यूटी कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, उसके लिए हमें एक पीपी की किट जो है होनी चाहिए।
इससे क्या होता है, कपड़ों पर विशेष प्रकार के कोई दाग धब्बे नहीं लगते और हम सेफ रहते हैं। कुछ रसायनों के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से जैसे जलन, घाव, संक्रमण, ऐसा इन्फेक्शन कुछ हो जाता है, इन सब से बचने के लिए सैलून में एम्प्लॉयज को कुछ विशेष परिधानों का उपयोग करना चाहिए, जिसे हम पीपीई का नाम देते हैं। इसमें क्या आता है, जैसे एप्रन, ग्लव्स, हेड कवर, शूज और मास्क। मास्क का तो हम अब डेली यूज कर ही रहे हैं, ये ऑलरेडी अब यूज करना ही चाहिए। जैसे आप मास्क को अपना जरूरी काम समझते हैं, उसी तरह ये चीजें भी जरूरी हैं। एप्रन एक मोटे कपड़े का लंबा कोट होता है। यह कपड़ों को दाग धब्बों से बचाता है और चोट लगने की संभावना कम होती है। देन ग्लव्स, जो हाथों को हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से बचाता है। इन्फेक्शन हाथों की सुरक्षा करता है। इन्फेक्शन से अगर हम बचते हैं तो हमारे हाथ सुरक्षित रहते हैं। हेड कवर, यह सिर तथा बालों की सुरक्षा का कवच है। शूज, यह कर्मचारियों के पैरों की सुरक्षा करता है। बिना हील के बिल्कुल फ्लैट शूज होने चाहिए। मास्क, यह नाक पर पहना जाता है। यह रसायनों के परफ्यूम्स जैसे हार्मफुल जो गैस होती है उसको सांस के साथ अंदर जाने से रोकता है। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, ये बातें वो हैं जो आपके जीवन में चलती रहती हैं, तो आपने अच्छी तरह से देखा कैसे मैंने इनके बारे में, सबके बारे में बताया। अच्छे से आपने इसको सुना होगा, देखा होगा। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। अब मैं बात करती हूँ कुछ क्वेश्चंस की जो अपने नोटबुक में नोट करने हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, रसायन संबंधित दुर्घटना होने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसी होती है? सेकंड क्वेश्चन है मेरा, पीपीई क्या होती है? थर्ड क्वेश्चन है मेरा, आग कितने प्रकार की होती है? नाम सहित व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, वेट केमिकल में क्या होता है? एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा, इलेक्ट्रिक सेफ्टी कैसे करेंगे? ये 5 क्वेश्चन हैं। वो 5 क्वेश्चनों के जवाब आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे जब आपने इसको अच्छे से देखा होगा। तो आशा करती हूँ आप इन क्वेश्चनों के जवाब अच्छे से नोटबुक में नोट करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।